हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरज सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी लोग सीटेट पेपर 2, बीपीएससी टीआरई 4 तथा वे अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस जिज्ञासा का अध्ययन कर रहे हैं। बुक का नाम है जिज्ञासा। हम 1 से लेकर के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक का अध्ययन कर चुके हैं, जिसे अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम सभी लोग चैप्टर 12 पृथ्वी से परे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आए होंगे उस सभी को हम लोग ध्यान से देखेंगे और उसे कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे। साथियों, यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को जरूर प्रेषित करिए। इसके साथ ही इसे शेयर कर दीजिएगा जिससे कि अन्य लोगों को भी लाभ मिले, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिएगा जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर और सबसे पहले मिल सके। साथियों, हम सब लोग बिना देर किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है पृथ्वी से परे। पृथ्वी से परे हम लोग लेसन को अध्ययन करेंगे जो पृथ्वी से हट करके है। पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं, पृथ्वी पर जल है, पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, इन सभी चीजों से जो परे है, हट करके है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के पाठ्यक्रम में जो कक्षा 6 की पुस्तक है वह जिज्ञासा नाम से है, तो उस पुस्तक का यह अंतिम लेसन है पृथ्वी से परे। तो साथियों, हम सभी लोग इसमें जो भी वन लाइनर के रूप में होगा उसे हम लोग देखेंगे। इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसे नोट किया गया है, उसे कवर किया गया है, तो हम सभी लोग देखते हैं। सबसे पहले है विभिन्न संस्कृतियों ने तारामंडल की परिसीमाओं को अलग अलग ढंग से निर्दिष्ट किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, जो पहला प्रश्न बन सकता है वह आपका बन सकता है IAU। IAU का पूरा नाम क्या है? तो IAU का जो पूरा नाम है वह है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। IAU का पूरा नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यह इसका फुल फॉर्म है। पहला प्रश्न यहां से बन सकता है। ने अंतर्राष्ट्रीय सहमति से तारामंडल की परिसीमाओं को परिभाषित किया। आधिकारिक रूप से 88 तारामंडल सूचीबद्ध किए गए हैं। कितने तारामंडल सूचीबद्ध किए गए हैं? 88 तारामंडल सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। आगे है कि इस प्रकार संपूर्ण आकाश को 88 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। आकाश के इन क्षेत्रों को अब तारामंडल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो साथियों, इसमें जो प्रश्न बनेंगे इस पाठ के अंतर्गत, इसमें पहला प्रश्न बन सकता है कि IAU का पूरा नाम क्या है? सबसे पहला प्रश्न, IAU का पूरा नाम क्या है? तो IAU का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। और कितने तारों को सूचीबद्ध किया गया है? 88 तारामंडल को सूचीबद्ध किया गया है, जिसकी वजह से अब संपूर्ण आकाश को 88 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आकाश के इन क्षेत्रों को अब तारामंडल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पृथ्वी से परे पाठ के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हीं को हम कवर करेंगे, क्योंकि पुस्तक में बहुत कुछ दिया हुआ है जो कि परीक्षा में नहीं आएगा, न ही किसी के पास पढ़ने का टाइम है। तो जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें बताया जाएगा। जिसमें से पहले दूसरे पॉइंट्स आप लोगों ने देख लिया कि IAU का पूरा नाम क्या है और कितने आकाश को कितने तारामंडलों में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं। आगे है भारतीय खगोल शास्त्र में नक्षत्र शब्द का उपयोग किसी तारे या तारामंडल के लिए किया जाता है। भारतीय खगोल शास्त्र में जो नक्षत्र शब्द का प्रयोग होता है वह किसी तारामंडल के लिए किया जाता है। आर्द्रा नक्षत्र, जो आर्द्रा नक्षत्र है
ओरायन तारा मंडल में बीटल जूजू नामक का तारा, कृतिका नक्षत्र वृष तारा मंडल में प्लायोडिज नाम का तारा समूह, अल्डेबरान वृष तारा मंडल में एक तारा जिसे रोहिणी के रूप में जाना जाता है। कुछ नक्षत्र के नाम है जैसे कि आर्द्रा नक्षत्र है या फिर रोहिणी नक्षत्र है, तो इसमें जो तारा मंडल है किस नाम से जाना जाता है उनके बारे में दिया हुआ है। जैसे ओरायन जो तारा है मंडल में, ओरायन तारा मंडल में जो है बीटल जूजू नाम का तारा होता है, इसको आर्द्रा नक्षत्र के नाम से जानते हैं। कृतिका नक्षत्र में वृष तारा मंडल में प्लायोडिज नामक का जो तारा होता है उसे जानते हैं, तारा समूह जानते हैं। अल्डेबरान वृष तारा मंडल में एक तारा है जिसे रोहिणी के रूप में जाना जाता है। आगे है ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है, जिसकी सहायता से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा की पहचान की जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि ध्रुव तारा है हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है और उसी की सहायता से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा की पहचान होती है। आगे है बिग डीपर तारामंडल, जो 88 तारामंडल हैं उनमें जो बिग डीपर तारामंडल जो है, बिग डीपर तारामंडल अर्सा मेजर का अंग है, जबकि लिटिल डीपर तारामंडल अर्सा माइनर में है। तो इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं कि बिग डीपर तारामंडल किसका अंग है, तो बिग डीपर तारा जो मंडल जो है अर्सा मेजर का अंग है, और लिटिल डीपर तारामंडल किसका अंग है, तो वह अर्सा माइनर का है। अर्सा मेजर में बिग डीपर तारामंडल और अर्सा माइनर में लिटिल डीपर तारामंडल। भारत में बिग डीपर को सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। अब सप्तर्षि के नाम से किसे जानता है, तो उसे भारत में बिग डीपर के नाम से जाना जाता है, या फिर बिग डीपर को भारत में सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है, और पोल स्टार को ध्रुव तारा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें आप लोग पहला पॉइंट जैसे है कि बिग डीपर तारामंडल अर्सा मेजर में है, लिटिल डीपर तारामंडल अर्सा माइनर में है, बिग डीपर को भारत में सप्तर्षि के नाम से जानते हैं, और पोल स्टार को ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है तारों, तारामंडलों एवं ग्रहों की मोबाइल फोन से पहचान हेतु स्काई मैप एक अत्यंत सुविधाजनक ऐप है। इसमें पहला प्रश्न बन सकता है कि तारों, तारामंडलों एवं ग्रहों की मोबाइल फोन से पहचान हेतु किस ऐप का प्रयोग किया जाता है, तो वह ऐप का नाम है स्काई मैप। पहला प्रश्न बनेगा स्काई मैप। आगे दिया हुआ है कि स्टेलेरियन इसी प्रकार का एक अन्य ऐप है। स्टेलेरियन एक कंप्यूटर रूपांतरित अनेक विशेषताओं से युक्त है और इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। एक स्काई मैप है जो एक ऐप है जिसकी सहायता से तारों, तारामंडलों एवं ग्रहों की मोबाइल फोन से पहचान की जा सकती है, और इसके साथ ही स्टेलेरियम भी एक ऐप है। यानी कि स्काई मैप और स्टेलेरियम दो ऐप हैं जिनकी सहायता से तारों, तारामंडलों एवं ग्रहों के बारे में पहचान किया जा सकता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस पाठ के अंतर्गत अगला पॉइंट वो देखते हैं। तो भारत में ओरायन को ज़्यादा अच्छी तरह, ओरायन तारामंडल को जो है भारत में अच्छी तरह से दिसंबर से अप्रैल महीनों में सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है। आगे है सौर परिवार के बारे में दिया हुआ है। सौर परिवार के बारे में, तो सौर परिवार में जो सूर्य है उसके बारे में दिया है कि सूर्य एक तारा है। जानते रहिएगा, जैसे प्रश्न पूछ देगा सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। यह सबसे निकट का तारा है। यह गैसों का एक अत्यंत गर्म गोला है। सूर्य अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है और यही कारण है कि यह इतना चमकदार होता है। उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है जो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, वह सूर्य है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। यह कहाँ है, यह पृथ्वी के सबसे निकट है, और यह क्या है, अत्यंत गर्म गोला है, और यह ऊर्जा उत्सर्जित करता है और इसके साथ साथ प्रकाश भी देता है। इस पुस्तक पर आधारित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आगे है, उसे देखते हैं। वो है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, जो दूरी बताई जहां हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, वहां से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। जानते रहिएगा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यह दूरी एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात AU, एस्ट्रोनॉमिकल
यूनिट अर्थात एयू कहलाती है। इसका उपयोग सामान्यतः सौर परिवार में बड़ी बड़ी दूरियों को सुविधापूर्वक व्यक्त करने के लिए होता है। आगे देखते हैं, जो सूर्य है, सूर्य के बाद हमारे सबसे निकट का जो तारा है वह प्रोक्सिमा सेंटाउरी है। सूर्य के बाद जो हमारे नजदीक जो सबसे नजदीक जो तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंटाउरी है। प्रोक्सिमा सेंटाउरी याद कर लीजिएगा, सूर्य के बाद जो तारा है वह प्रोक्सिमा सेंटाउरी है, जो लगभग 2,69,000 AU की दूरी पर स्थित है। इसका तात्पर्य ये है कि इसकी दूरी सूर्य से हमारी दूरी की लगभग 2,69,000 गुना है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। प्रश्न से बन सकता है कि सूर्य के बाद जो पृथ्वी से जो सबसे अधिक निकट का तारा है वो कौन सा तारा है, तो वह है प्रोक्सिमा सेंटाउरी। प्रोक्सिमा सेंटाउरी दूरी उसकी कितनी है, 2,69,000 AU, 2,69,000 AU। आगे जो पॉइंट दिया हुआ है कि आकाश में अन्य अनेक पिंड विद्यमान है। आकाश में अन्य अनेक पिंड विद्यमान हैं, मतलब उपस्थित हैं। इनमें से कुछ पिंडों के साथ हमारी पृथ्वी और सूर्य मिलकर सौर परिवार का निर्माण करते हैं, सौर परिवार बनाते हैं। इनमें से अधिकांश पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। किसी पिंड का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। अगर कोई पिंड सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो वह परिक्रमण कहलाता है। आगे देखते, सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। जो पृथ्वी होती है वह अपने अक्ष पर भी घूर्णन गति करती रहती है, मतलब अपने अक्ष पर घूमती रहती है और इसके साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करती है। अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम जाने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है, जो एक दिन कहलाता है। पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। आगे देखते हैं कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार के 8 ग्रह हैं। उनका चित्र भी दिया हुआ आप देख सकते हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। ये जो 8 ग्रह हैं यह सूर्य से बढ़ती दूरी के, मतलब कि सूर्य के नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण सबसे दूर है। वरुण जो सूर्य से है वह सबसे दूर है। और सूर्य के सबसे निकट जो 4 आंतरिक ग्रह हैं वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये जो चारों हैं आकार में छोटे हैं, इनकी सतह ठोस और चट्टानी है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो दिया हुआ है इस पुस्तक में पृथ्वी से परे पाठ के अंतर्गत। आपको एक बार पुनः अवगत करा देते हैं कि इस पुस्तक में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें ही लिया गया है और अन्यथा की चीजों को छोड़ दिया गया है। तो देखते हैं आगे। सौर मंडल में जो ग्रह हैं उन्हें चित्र के माध्यम से दिखाया भी गया है। जैसे यह सूर्य है, यह आपका 1 मिनट, यह आपका सूर्य है। तो सूर्य के अब आसपास जो ग्रह हैं 8 ग्रह, उनकी संरचना दिखाई गई है। जैसे देख सकते हैं कि पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, यूरेनस है, वरुण है। आगे देखते हैं जो अगला पॉइंट, पृथ्वी का जो होता है एक सतह जो है, पृथ्वी सतह का एक बड़ा भाग जो होता है वह पानी से ढका हुआ है, इसीलिए अंतरिक्ष से यह नीले रंग का दिखाई देता है। अगर अंतरिक्ष से आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देगा। उसकी वजह है कि पृथ्वी का अधिकांशतः भाग पानी से ढका हुआ है, इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी का नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर पानी की अधिकता है। आगे है कि प्लूटो नाम का एक अन्य पिंड भी है जो वरुण ग्रह की तुलना में दूर अवस्थित है, जो वरुण से भी दूर है और सूर्य की परिक्रमा वो कर रहा है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से भी छोटा है। जब इसकी खोज हुई थी तो इसे सौर परिवार का एक ग्रह कहा गया था, किंतु बाद में जब उसके जैसे अन्य छोटे छोटे पिंडों की खोज हुई तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 2006 में किसी पिंड को ग्रह कहलाने
के लिए आवश्यक शर्तों को पुनर्परिभाषित किया। इस परिभाषा के अनुसार प्लूटो सहित इन छोटे पिंडों को अब वामन ग्रह कहा जाता है। तो प्लूटो 2006 में प्लूटो कहाँ रख दिया गया? वामन ग्रह के अंतर्गत रख दिया गया। नहीं तो उस समय 9 ग्रह हुआ करते थे, अब 8 ही ग्रह हैं। अगला पॉइंट जो है वो देखते हैं हम सभी लोग। आगे दिया हुआ है कि और भी जाने के अंतर्गत सामान्यतः कोई ऐसा पिंड जो अपने से बहुत बड़े पिंड की परिक्रमा करता हो तो उसे उपग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जाता है। और एक चीज दिया है, चंद्रमा के बारे में भी दिया हुआ है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। तो जो पृथ्वी का उपग्रह जो चंद्रमा है, वह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में क्या समय लेता है? वह 27 दिन का समय लेता है। कितने समय लेता है? 27 दिन का समय लेता है। यह अंतरिक्ष में जो है हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी है, यानी कि पृथ्वी का जो सबसे निकटतम पड़ोसी वो क्या है? वह चंद्रमा है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है, चंद्रमा जो है वह पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। याद कर लीजिएगा, 3,84,000। कितना? 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा स्थित है। कहाँ से? पृथ्वी से। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य भी दिए हुए हैं, जिसे क्या आप जानते हैं के अंतर्गत दिया हुआ है कि चंद्रमा संबंधी हमारी जानकारी में वृद्धि करने के लिए चंद्रमा पर भारत का पहला अभियान चंद्रयान 1, जो भी चंद्रयान 3 भेजा गया था, अभी आप देख सकते हैं, 2008 में छोड़ा गया था। और दूसरा मिशन चंद्रयान 2 सन 2019 में भेजा गया था। याद करते चलिएगा, चंद्रयान 1 जो था 2008 में छोड़ा गया था, और मिशन चंद्रयान जो 2 था वह 2019 में भेजा गया था। तीसरे मिशन के अंतर्गत चंद्रयान 3 को जुलाई 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। इसका लैंडर विक्रम जो इसका लैंडर क्या नाम था? विक्रम, जो अपने साथ रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। कई प्रश्न बन रहे हैं। अपने रोवर प्रज्ञान को लेकर गया था। आसानी से 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतर गया। इस मिशन के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के निकट उपकरण उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इस सफलता को रेखांकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई कि 23 अगस्त भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत में अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को मनाया जाएगा। एक चौथे मिशन चंद्रयान 4 की भी तैयारी बन रही है, और जिसका उद्देश्य है कि चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर के टुकड़े को लेकर के आना। तो इससे आप देख सकते हैं कई प्रश्न बन सकते हैं। जो पहला प्रश्न बन सकता है कि जो चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था? 2008 में छोड़ा गया था। मिशन चंद्रयान 2 यानी कि दूसरा मिशन चंद्रयान जो था वो 2019 में था। तीसरा चंद्रयान जो था वह जुलाई 23 2023 में था। और जो भेजा गया था चंद्रयान, उसमें जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था। जो रोवर था, रोवर उसका नाम प्रज्ञान था। और यह कब चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा? 23 अगस्त 2023 को। हाँ, ये भी प्रश्न बनता है किस ध्रुव पर उतारा गया था? तो दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया था। और इसके साथ ही 23 अगस्त को भारत में क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अब चौथे जो चंद्रयान 4 की तैयारी हो रही है, चौथे मिशन की जो तैयारी हो रही है, उसका उद्देश्य जो है वह चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को लेकर के आना है। तो इस टॉपिक से क्या आप जानते हैं पॉइंट्स के अंतर्गत से आपको बहुत से प्रश्न मिले होंगे। आगे देखते हैं। आगे क्षुद्र ग्रह के बारे में दिया हुआ है। तो सूर्य और ग्रह लगभग गोलाकार आकृति के होते हैं। सूर्य और ग्रह जो होते हैं लगभग गोलाकार के होते हैं। सौर परिवार में ऐसे अनेक छोटे पिंड हैं जो चट्टानी हैं और अनियमित आकार के, जिनकी कोई आकृति नहीं है, और यही क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। आगे जानते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रहों का जो आकार होता है वह लगभग 10 मीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? क्षुद्र ग्रहों का जो आकार होता है वह 10 मीटर से लेकर के लगभग 500 किलोमीटर तक होता है। आगे देखते हैं।
आगे धूमकेतु के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक प्रसिद्ध धूमकेतु हेली धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था। तो एक हेली धूमकेतु जो है वह 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पिछली बार 1986 में यह दिखाई दिया था। आगे है, अगला पॉइंट है कि जो हमारा सौर परिवार है वह मंदाकिनी आकाशगंगा का एक अंग है। तो इस तरह से इस पाठ में आधारित यानी पृथ्वी से परे पाठ के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें कवर कर लिया गया है। इस तरह से हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट हो गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए।